हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 इलेक्शंस। ये भी आपके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई डू इलेक्शंस मैटर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे कि इलेक्शंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इलेक्शन हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। हमारा वोट में ही अगर आप देखते हैं तो हमारे वोट में कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अपने डेमोक्रेटिक राइट यूज करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पीरियोडिक इलेक्शंस के थ्रू लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाई आर इलेक्शंस एसेंशियल्स, क्यों हमारे लिए जो इलेक्शंस है वो जरूरी है। एंड हाउ डू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या किस तरीके से आपके जो रूल्स शेप होते हैं पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस के बेसिस पे, क्या रोल है इंस्टीट्यूशंस का, क्या लॉज किस तरीके से आपके प्ले होते हैं और किस तरीके से आप इंश्योर देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आपके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। एंड हाउ कैन दी चैलेंजेस अफेक्ट डेमोक्रेसी, किस तरीके से आपके जो चैलेंजेस है वो आपकी डेमोक्रेसी को भी इफेक्ट करते हैं। तो व्हाई डू इलेक्शंस मैटर, क्यों हमें इलेक्शंस मैटर करते हैं। इलेक्शंस अगर देखा जाता है तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। इलेक्शन अगर हम देखते हैं तो जो एक तरीके से पूरा एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, जिस तरीके से आपके काम कर रहे हैं उसके लिए इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्शन सबसे पहले तो रेगुलर भी होने चाहिए। रेगुलर मतलब जो भी आपका टाइम पीरियड शेड्यूल होता है आपके होने चाहिए। जैसे आप स्कूल्स में एग्जाम देने जाते हो ना, अगर रेगुलर्स नहीं दोगे तो शायद हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं ना, फिर तो हम सोचेंगे छोड़ो साल में एक बार पेपर होता है आराम से दे देंगे। तो रेगुलर होने चाहिए। पीरियोडिक इलेक्शन जो होते हैं लाई एट द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। एक तरीके से पीरियोडिक आपके इलेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, वो कोर है डेमोक्रेसी का, जिसकी वजह से आपको डेमोक्रेसी के लिए हमें देखते हैं कि जरूरी है। जो आपके भी पीरियोडिक जो एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आपके लिए एक तरीके से आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप एफर्ट्स करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, वो जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव्स में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी इलेक्शंस में हम जिनको चूज करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज अ मॉनिटर क्लास की, जैसे मैंने आपको बता रखा। तो पब्लिक ऑफिसेस कैन बी चूज थ्रू इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब दोनों तरीके से आपके होते हैं, या तो आप देखोगे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं या फिर हमारे कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस हमारे पास वो इलेक्शंस होते हैं जो आप विद सिटीजंस वोट डायरेक्टली, जिनको आप डायरेक्टली अपना वोट दे रहे हो, आप चूज कर रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या फिर अपने लीडर्स को। इनडायरेक्ट में हम लोग चूज करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे आप बोलोगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर कि हम लोग वोट तो दे रहे हैं लेकिन हमने जिनको चूज किया है वो आगे लोगों को चूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोला जाएगा आप कभी पीएम को डायरेक्ट चूज नहीं करते, हम कभी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज नहीं करते, हम कुछ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जिनको हमने चूज किया है, जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, वही आगे जाके क्या करते हैं, उन पार्टीज उनको, जो भी आपके मेंबर्स है, लीडर्स हैं, उनको वो चूज करते हैं। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इन इंडिया अगर देखा जाए तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एट द सेंट्रल लेवल, सबको पता होगा हमारे पास एक सेंट्रल लेवल है। सेंट्रल लेवल आप जो देखोगे यानी पूरे आपको जो देश में पूरा कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल लेवल है। अब इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, आपको लोकसभा और राज्यसभा दो देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले आपको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको पार्लियामेंट देखने के लिए मिलता है ना। एक पार्लियामेंट होता है हमारा सेंट्रल लेवल पे, जिसमें दो आपकी सभाएं होती है, आपकी लोकसभा होती है, आपकी राज्यसभा होती है ना। शॉर्ट में मैं आपको इसका लिख रही हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो मेंबर्स ऑफ द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। अब जैसे ही आपका सेंट्रल लेवल पे, वहीं हम स्टेट लेवल पे भी बात करते हैं, है ना। तो स्टेट लेवल पे भी आपको दो तरीके से देखने के लिए मिलेगी। एक आपकी विधानसभा होती है, इसको आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक आपकी जो विधानसभा है इसको हमने क्या बोला है, लेजिस्लेटिव असेंबली हम इसको बोलते हैं। आप इससे को इस तरीके से करेंगे हमें याद हो जाएगा, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास जो होती है वो हमारी विधानसभा होती है। इसके अलावा एंड द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, जैसे इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो लोकल में भी आपकी कुछ कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको एक आपको पंचायत देखने के लिए मिलेगी, है ना। और एक अगर मैं आपको देखूं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। इसको मैं म्यूनिसिपल सीओआरपी आपको कॉर्पोरेशन लिख देती हूँ। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। ये जो इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। और कब होते हैं आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, हर 5 साल में आपको देखने के लिए मिलेंगे।
प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या फिर आपके जो राज्यसभा के मेंबर हो गए, ये इलेक्ट होते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कौन आपका चूज कर रहे हैं और इनडायरेक्ट थ्रू इलेक्शन के कौन से और। तो यू रीड अबाउट अ केस इन ग्रेड 8, आपने ऑलरेडी 8 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। गुरमत वॉज इलेक्टेड एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो गुरमत था वो इलेक्ट करा गया था एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको सीआर बोला गया। कैन वी अलाउ टू कंटिन्यू द सीआर इन ग्रेड 8, है ना, हम उसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट फेसिंग अ फ्रेश इलेक्शन, है ना, हमने कोई फेस नहीं किया, हमने फ्रेश इलेक्शन नहीं करा। सिमिलरली कैन द गवर्नमेंट कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब टर्म, उसी तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट भी इसी चीज को क्या कर सकती है, इसी टर्म में क्या कर सकती है, चीजों को प्रेस्क्राइब कर सकती है विदाउट सीकिंग द पीपल्स मैंडेट अगेन, दोबारा से आपका पीपल जो होते हैं उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड कैन बी एक्सरसाइज आर चॉइस इफ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज कंटेस्टिंग इलेक्शन, अगर आप देखोगे तो ये सोच के चलो कि सिर्फ एक ही पार्टी है वही इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो आंसर टू दीज क्वेश्चन इज नो, है ना, ये नहीं हो सकता, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट जो डेमोक्रेसी का है, ठीक है, ये आपको यहाँ से आप इसको टिक कर लीजिएगा कि मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट आपका जो डेमोक्रेसी का है पार्टिसिपेटिंग इन द पीरियोडिक इलेक्शन ऑफ दोज हु विल मेक डिसीजन, ना, तो वो आपके जो भी एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के वो पार्टिसिपेट करते हैं पीरियोडिक इलेक्शंस के अंदर, जो आपके डिसीजंस लेते हैं अपने बिहाफ पे। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, अब आपको पता होगा गवर्नमेंट क्या होती है हमारे लिए अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स क्या, आंसरेबल होती है लोगों के लिए। तो राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे राइट होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं होल्ड करते हैं। अकाउंटेबल इज इंश्योर्ड थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन, और अकाउंटेबल हमारे इंश्योर होते हैं क्यों, क्योंकि हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जो भी हमारे वोट होते हैं वो किसके वोट बेसिस पे होते हैं, प्रिंसिपल मीन्स बाय विच वी एक्सरसाइज दिस राइट, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब आपके पास ये दे रखा है इलेक्शन एक प्रोसेस है जहां पे आप देखते हो राइट टू वोट एंड फुलफिल कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजंस की होती है, उसको देखते हैं। जैसे इलेक्शंस के अंदर लेजिस्लेशन हो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव इक्वालिटी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप लिख सकते हो, है ना, हमने ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी लिख दी कि अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। एक आप बताइएगा कि इसमें आप क्या और लिख सकते हो कि इलेक्शंस में और क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑलरेडी आपने चीजें देखी होंगी, ठीक है, इनसाइड इंडियाज इलेक्शन मशीनरी। अब बात करते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी में रियलाइज करें तो इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन अ फ्री फेयर, है ना, ये आपके लिए जरूरी है कि इलेक्शन हमारे कैसे होने चाहिए, इन अ फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि जो भी सरकार कर रही है वो हमें पता होना चाहिए, है ना, उस चीज को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकल प्रोसेस इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकल प्रोसेस की, अगर हम बात करें तो जैसे हमारी इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा कैसी है, डाइवर्स है ना, बहुत ज्यादा इसके अंदर वास्ट है। तो वे आर मिलियंस ऑफ पीपल कह रहे हैं, यहाँ तो मिलियंस ऑफ पीपल है जो वोट देते हैं अक्रॉस थाउजेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये समझिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, आपकी स्टेट वाइज है, ठीक है, जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हमारे पास हैं, तो इसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है कि उसके अंदर कितने आपको वोटर्स वो होती है, सीट्स होती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि यूपी में 40 होती है अराउंड, है ना, वही हम दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में आपकी 7 होती है। तो ये सब हमारे पास क्या होती है, टोटल सीट्स होती हैं जो आपकी लोकसभा के मेंबर्स हो जाते हैं। रिक्वायर्स लॉ, लॉ की जरूरत है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, एंड अ रोबस्ट मशीनरी टू मैनेज इट, और इसको प्रॉपर क्या करा जाता है, मैनेज करा जाता है। तो जहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड द वेरियस स्टेक होल्डर्स, अच्छा स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो भी आपके उससे कनेक्ट है, यानी इलेक्शन से जो भी आपके कनेक्ट हो गए, जैसे आपका ईसीआई हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, मीडिया हो गई, वोटर्स हो गए, तो ये सब जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इट्स कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स। आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस पार्लियामेंट्री लॉज प्रोवाइड फॉर द फंक्शन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारी जो पार्लियामेंट्री लॉज है ये प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करने और क्या पावर्स होनी चाहिए इन स्टेक होल्डर्स की। ओके तो ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपके इंडियन इलेक्शंस की, जो एक तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल की तरह, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की आप एक फ्री हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रल सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाए, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेसफुली, जो पहला स्टेप आपका देखा गया कि इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, है ना, इज डिसाइडिंग ऑन द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द वोट्स, जिसमें डिसाइड करा गया है कि ये मेथड यूज करेंगे कि हम अपने वोट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कास्ट इनटू सीट्स इन द लेजिस्लेचर, ना, जो भी वोट्स डाले जा रहे हैं उनको सीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि इतनी सीट्स लेजिस्लेचर में जो हमारे पर्पज से हमने इनको जीते हैं वो आगे जाके आपकी सीट्स मिल जाती है उनको। तो द वे एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एलोकेट सीट्स इज व्हाट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिस्टम। तो ये आपका जो एक वे बताया गया है कि किस तरीके से आपका अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो आपका एलोकेट करेगा सीट्स को, अगर आप इसको किसी अदर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, वो डिस्कस करते थे दो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे
होने चाहिए। अल्टीमेटली चूज करा गया है प्लुरलिटी सिस्टम आपका बोलता है, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FTP सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम आगे भी डिटेल में समझेंगे FTP सिस्टम हमारे पास क्या हो जाता है। तो वी इलेक्ट मेंबर, जहां पे हमने मेंबर सिलेक्ट करने हैं लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, हम यूज क्या करते हैं FTP, एक तरीके से एक सिस्टम है जिसको हम यूज कर रहे हैं। एंड द इलेक्शन टू द राज्यसभा एंड दोज और द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी आपके इलेक्शन हो रहे हैं राज्यसभा में, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, कंडक्ट करते हैं इस सिस्टम को एक प्रोपोर्शनल आपको पता होगा रेशो में, कि अगर इतने हैं तो इतने, अगर मान लो कि क्लास में आपके 40 बच्चे हैं तो एक टीचर होता है, एक प्रोपोर्शन बता दिया जाता है कि इतने रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला, विधानसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज है ना, आपकी लोकसभा भी क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज है, जो क्या करती है, लॉज बनाती है, ठीक है, देयर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एंड सम यूनियन टेरिटरीज के। तो ये आप इसको टिक कर लीजिएगा यहाँ से लेके आपका विधानसभा से। इलेक्शन टू द विधानसभा कंडक्टेड इन द सेम मैनर एज ऑफ द लोकसभा, मैंने आपको बताया, आप यहाँ लिख सकते हो कि लोकसभा हमारी किसके बराबर होती है, आपकी विधानसभा के बराबर होती है, ठीक है। जैसे सेम आपका काम लोकसभा में होता है वैसे ही आपका विधानसभा में भी होता है, ओके। एंड यूजिंग द FTP इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये भी फॉलो करते हैं 6 स्टेट से, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। लेजिस्लेचर जो होता है वो आपका कैसा होता है, बाइकैमरल मतलब 2 तरीके का आपका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लॉ बनाते हैं वो बाइकैमरल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा, जैसे आपके बोल दिया 2 हाउसेज होते हैं, द अपर हाउस एंड नोन एज द विधान परिषद, है ना। तो ये आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके इस सिस्टम को यूज करता है, ये 6 स्टेट आपका बाइकैमरल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। बाइकैमरल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, 2 हाउसेज में बोल रहे हैं, इट्स द लोअर एंड द अपर हाउस, है ना, इसको हम विधान परिषद बोल दिया। विधान परिषद हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है एंड लोअर हाउस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आप इसको लेजिस्लेटिव, इसको आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हो, है ना। इसको आप किसी भी तरीके से आप इसको याद कीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको इसको याद करना है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आपका लोअर हाउस भी बोलते हैं, सारे एल से ये ऑलमोस्ट नोन एज द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, हम इसको देखते हैं, ठीक है। विधान परिषद अगर हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेट करते हैं वहां के जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, एंड वहां के लोकल जो बॉडीज होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टेट हैविंग अ, जो आपके जो परिषद वगैरह, मतलब जो आप ये आपको लगता है कि इनको हम डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। गवर्नमेंट हो गया, स्टेट नॉमिनेट कुछ मेंबर्स करता है, ठीक है, आर्ट के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे, सोशल सर्विस के बेसिस पे, जो हम लोग नहीं कर सकते, इनको डायरेक्टली जो आप कहते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, है ना। लिटरेचर के बेसिस पे, कॉपरेटिव्स के बेसिस पे, जैसे आप लोगों ने अगर कभी सुना होगा तो राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, ठीक है। ये पहले चला करता था, लोकसभा में भी हुआ करता था, लोकसभा के 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते थे, बट अब ये बंद हो गया, है ना। तो ये 12 जो मेंबर्स हुआ करते थे, कभी किस एक टॉपिक होता था कि वो लिटरेचर से हैं, उनका आर्ट से हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर से, तो उन लोगों को क्या करते थे, वो 12 सीट्स उनके लिए क्या होती थी, रिजर्व हुआ करती थी। तो द इलेक्शन टू द विधान परिषद आर हेल्ड अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो इलेक्शन आपके विधान परिषद के होते हैं वो भी आपके किसके सिस्टम में होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होते हैं, इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आइए एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसको थोड़ा सा एक समझते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फीचर बता रखा है, क्या फीचर हमारे पास दे रखा है। इसमें हम फर्स्ट पोस्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पास द पोस्ट FTP हम पढ़ेंगे, मेजोरिटी सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंपल समझिएगा, इसमें एक मान लीजिए कोई कंट्री है, उसका नाम आपको बता रखा है, इमेजिन कर रखा है, ठीक है, ये आपका हरित भूमि बता रखा है, ये आपका रत्नदीप बता रखा है, ये आपका स्वर्णलोक बता रखा है। अब अगर मैं बात करूं आपका FPTP के बेसिस पे, तो सीट्स पार्लियामेंट में कितनी होगी, एक एग्जैक्ट बता रखा है कि मान लीजिए 25 सीट्स इसके अंदर है ना, 25 सीट्स आपको दे रखी है। मेजोरिटी में भी अगर बोल दिया कि 25 सीट्स है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट में बोल रखा है कि 100 सीट जो है वो नेशन वाइड लिस्ट बता रखी है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, इसमें पार्टी ए है, इसमें पार्टी बी है, इसमें सी है, इसमें पार्टी एक्स है, इसमें पार्टी वाई है, इसमें पार्टी जेड है, इसमें पार्टी एम है, एन है, ओ है, और पार्टी आपके पास पी देखने के लिए मिल जाती है। तो वोटिंग किस तरीके से काम करेगी, तो कहते हैं इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ईच वोटर जो होते हैं आपके ईच वोटर जो होते हैं वोट्स फॉर वन कैंडिडेट इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखते हैं तो आपको ईच वोटर के पास क्या होता है, आपका एक ही वोट अलाउ होता है, वो तो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन, जो कैंडिडेट आपका ज्यादा वोट से जीतेगा, इवन इफ द वोट्स आर लेस देन 50%, अगर उसके 50% से भी वोट कम है और अगर वो जीत रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे वो जीत जाता है।
ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल के साथ भी अभी समझ लेते हैं, है ना। इसका सैंपल रिजल्ट क्या है, मान लो 3 पार्टी है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। तीनों पार्टी में देख लिया, एक 40% है, 35% है, 25% है। तो जो सबसे ज्यादा जीत गया उसको हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट उसने फॉर्म कर दी, है ना। तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं सिस्टम बात करूं, हम पार्टी इस वाले की बात करते हैं, तो इसमें भी ईच वोटर वोट्स फॉर वन कैंडिडेट। एक वोटर क्या कर सकता है, अपने एक कैंडिडेट को वोट दे सकता है। टू विन अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव मोर देन 50%। बट यहाँ क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम आपको 50% चाहिए। यहाँ तो 40% है तो आपका एग्जेक्ट कर दिया। यहाँ आपको कम से कम क्या चाहिए, 50% आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वोट्स की। अगर नहीं होता है तो टॉप 2 कैंडिडेट्स को लेते हैं, ठीक है, और कंपीट करते हैं अगेन इन द सेकेंड राउंड, है ना। जैसे आप लोगों ने कभी राउंड्स वगैरह देखे होंगे, कभी जो आपके डिबेट्स होते हैं या फिर आपके जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे आप देखते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पार्टी एक्स है, पार्टी वाई है, पार्टी जेड है। पार्टी एक्स ने भी 45% किया, 50 से कम है। यहाँ इस केस में होता तो 45 वाला ही जीत जाता, बट इस केस में क्या हुआ, नो वन गॉट 50%। कहते किसी को भी अगर फर्स्ट राउंड में 50% नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। कहते इन राउंड 2 होगा और पार्टी जो वाई है, पार्टी वाई विन्स कर सकती है 55% से एंड गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। कैसे कर लेगी, अगर वो क्या कर दे, इसके साथ कोलाइड कर ले, ना, तो मिला लेगी, तो क्या कर देगी वो, दोनों के पॉइंट मिला के आपका 55% के साथ वो जीत सकती है। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, वोटर्स वोट फॉर पार्टी नॉट अ पर्सन, ठीक है। यहाँ पे वोटर्स आपको वोट कर रहे हैं पार्टी के लिए, कोई पर्सन नहीं कर रहा। सीट जो भी पार्लियामेंट में होगी वो अलॉट होगी प्रपोर्शन के बेसिस पर, है ना। टोटल वोट रिसीव्ड होगी बाय ईच पार्टी। मान लो पार्टी एम एन ओ पी है, इसमें 40% है, 35% है, 15 है, 10 है। तो हमने पहले सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि एम को हमने टोटल सीट आपको दे दी है, एम को हम इतनी देंगे, एन को इतनी देंगे, ओ को इतनी देंगे और पी को हम इतनी देंगे। तो पावर आपकी शेयर्ड हो जाती है, जिसका जितना प्रपोर्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपको टॉपिक हमारा ये वाला हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज अगर आपको चैनल को लाइक पसंद आया है, टॉपिक आपको समझ आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हम इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू।